Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 30th of June 2024. तो गाइज आज है तारीख 30 जून 2024 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है पार्वती रिवर को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। डेली बेसिस पे हम यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, तो दोस्तों हाल ही में न्यूज़ में एक टेस्टिंग देखने को मिली है जिसका नाम है HbA1c। तो ये टेस्टिंग किस चीज़ से एसोसिएटेड है ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए, क्या इस टेस्टिंग का यूज़ करते हैं डायबिटीज़ को मॉनिटर या डायग्नोस करने के लिए, या ऑप्शन नंबर बी, क्या इससे जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है ब्लड के अंदर में उसको मॉनिटर किया जाता है, या ऑप्शन नंबर सी, हाइपरटेंशन को मॉनिटर या डायग्नोस किया जाता है, या ऑप्शन नंबर डी, जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है रेड ब्लड सेल्स की उसको मेजर किया जाता है। तो बताइए कहाँ पर इस टेस्टिंग का यूज़ होता है। इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। जीएस पेपर नंबर 3 स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रेलिवेंट टॉपिक होने वाला है। आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों से लगातार एक नाम न्यूज़ में बना हुआ है, वो नाम है सुनीता विलियम्स। अब दोस्तों भारतीय मूल की महिला आपको ये देखने को मिलेंगी। तो अभी हुआ क्या है, कुछ दिनों पहले ये स्पेस में गई, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर में। तो जब ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंची तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, जिस बोइंग के स्टार लाइनर से गई थी उस स्टार लाइनर में खराबी हो गई। उसके खराबी होने की वजह से दोस्तों ये वहीं पर स्पेस में फंसी हुई हैं। जो मिशन केवल 8 दिन का था वहाँ पर दोस्तों इतने ज़्यादा दिन हो चुके हैं, और अभी कब आएंगे इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो फिलहाल नासा ने क्या बताया है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और डिटेल से एनालिसिस करते हैं कि भाई आखिरकार ये पूरा का पूरा मैटर है क्या। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में न्यूज़ क्या निकल कर आती है। खबर यह है सुनीता विलियम्स एंड उनके साथ साथ यहाँ पर एक और पर्सन है, नाम है बच विल्मोर। ये आपको फोटो देखने को मिलेगा दोनों ही पर्सनैलिटीज़ का। तो दोस्तों ये अभी थोड़े दिनों पहले कहाँ पर गए, स्पेस में, स्पेशली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर में। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर दोस्तों इसको स्पेस में लॉन्च किया हुआ है। एक फुटबॉल फील्ड जो होता है ना, उसी के बराबर एक पूरा ये स्टेशन है। तो जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में जाते हैं वो इस स्पेस स्टेशन में रुक सकते हैं, रुक कर रिसर्चेस वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे कोई ना कोई प्रेजेंट रहता ही है ना। तो एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पे आते जाते रहते हैं इस स्पेस स्टेशन में, ध्यान रखिएगा। तो इसी स्पेस स्टेशन में अभी गई थी यहाँ पर ये सुनीता विलियम्स, और साथ ही साथ यहाँ पर इनके वो जो दूसरे पर्सन है नाम है बच विल्मोर, वो दोनों यहाँ पर पहुँचे। तो ये मिशन जो ओरिजिनली लाया गया था उसके लिए ये बोला गया था कि इनको भेजा जाएगा और कुछ दिनों के लिए यहाँ पर भेजा जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी बताया जा रहा है कि केवल 1 हफ्ते के लिए जो भेजने की बात की गई थी उसमें यहाँ पर इनको 3 हफ्ते से ज़्यादा लग चुका है, और अभी भी पता नहीं चल रहा कि ये कब एंड होगा या फिर कब ये वापस से आएंगे। क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या है, मतलब क्यों वहाँ पे हम ऐसी बात कर रहे हैं कि वापस कब आएंगे। तो दोस्तों रीज़न ये है कि जिस स्टार लाइनर एयरक्राफ्ट से गए हैं उस बोइंग के स्टार लाइनर में कुछ ग्लिचेस नज़र आए हैं, कुछ परेशानियां देखने को मिली हैं। और दोस्तों यहाँ पे नासा की एक क्लियर मिस्टेक भी देखने को मिली है, आगे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो रॉकेट में आपको पता होगा जो हमारा नीचे रॉकेट का हिस्सा होता है ना, इसके ऊपर यहाँ पर ये लगाया जाता है इस तरीके का कैप्सूल। तो बोइंग का यहाँ पर स्टार लाइनर ये कैप्सूल है। इसी कैप्सूल के अंदर जो मेंबर्स है उनको बैठाया जाता है। ये आप देख पाएंगे इस कैप्सूल में ये विंडो लगी हुई है, ये साइड हैचेस हैं, है ना। यहाँ पर आप देख पाओगे थर्स्टर्स लगे हुए हैं।
लगभग 28 थर्स्टर्स हैं इसमें। 28 में से 5 थर्स्टर्स भी ख़राब हो चुके हैं दोस्तों, जिसकी वजह से अभी भी यहाँ पे कह सकते हो ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं, या ये वो लोग वापस नहीं आ पा रहे हैं इस स्टारलाइनर का यूज़ करके। तो रॉकेट में ऊपर की साइड में इसको फिट किया जाता है दोस्तों, ठीक है। और यही थर्स्टर इसको ताकत देता है ऊपर जाने की, पुश करता है इसको, इस स्टारलाइनर के कैप्सूल को। अब रॉकेट के ऊपर रख देते हैं, रॉकेट जाता है, फिर ऊपर इनको छोड़ देता है, फिर ये इसी कैप्सूल के माध्यम से दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचते हैं, और इसी के माध्यम से वापस से आते भी हैं नीचे, लैंड भी करते हैं। अब हुआ क्या कि इसी कैप्सूल के अंदर में कुछ ग्लिचेस नजर आए। अब वो ग्लिचेस दोस्तों बताया ये जा रहा है कि इसको जब लॉन्च किया गया था 5 जून को केप कैनवेल स्पेस फोर्स स्टेशन से, जो कि फ्लोरिडा में है, यहाँ से जब इसको लॉन्च किया था तभी पहले ही पता था कि इसमें एक छोटा सा ग्लिच है, और वो ग्लिच ये है कि इसमें से हीलियम गैस लीक हो रही थी। तो ये जानकारी थी दोस्तों कि स्पेस क्राफ्ट में हीलियम गैस लीक हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इसको लॉन्च कर दिया गया, ये सोचकर कि इससे कोई परेशानी नहीं होगी, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आराम से यहाँ पर ये पहुँच जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये जाते जाते रास्ते में पहले जो एक जगह से हीलियम गैस लीक हो रही थी, बाद में आगे जाते जाते दोस्तों बीच रास्ते में 4 जगह से हीलियम गैस लीक होनी शुरू हो गई। और केवल बात यहाँ पे हीलियम गैस तक नहीं रुकती है। जब ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे, यह अच्छी बात है कि सुरक्षित इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ये दोनों पहुंच गए, अदरवाइज बीच में कोई प्रॉब्लम आती तो ये मुश्किल हो जाता। तो भले ही हीलियम गैस रिलीज वाला जो भी हुआ हो, उसके बावजूद ये ISS तक पहुंच गए। 6 जून को यहाँ पर ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो दोस्तों जैसे ही वो पहुंचे, उसके बाद ये जो कैप्सूल है, इसमें जो थर्स्टर्स लगे होते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, इसमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि 28 थर्स्टर्स हैं। 28 में से 4 या 5 थर्स्टर्स में दिक्कत आ गई, वो खराब से हो गए, ये यहाँ पर बताया गया। अब थर्स्टर्स भी खराब हो गए जो कि इसको पुश कर रहे हैं, तो इस वजह से इसका वापस आने के लिए यूज नहीं किया जा सकता, समझ गए। तो अभी इसी वजह से इन दोनों लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि कब तक इंतजार करेंगे, इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कब तक रहेंगे। तो उसकी कोई घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ पर हर एक सुविधा है। आपने वीडियोस वगैरह देखे होंगे सुनीता विलियम्स के, जब ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे तो उस स्पेस स्टेशन में पहले से ही कई सारे और एस्ट्रोनॉट्स मौजूद थे, है ना। ये पहुंचते हैं वहाँ पर, थोड़ा आपस में सेलिब्रेशन वगैरह करते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं वीडियोज़ के थ्रू। तो बताया जाता है कि इस स्पेस स्टेशन में 4 महीने तक का खाना पीना जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो 4 महीने तक कोई भी यहाँ पर किसी को दिक्कत होगी नहीं। तो फिलहाल हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनको वापस से लेकर आया जाए। उसको मतलब देखते हुए जो नासा ने ये पूरा प्रोग्राम रखा था, उस प्रोग्राम के जो मैनेजर हैं उन्होंने ये बात मेंशन की है, ठीक है। उसके अलावा इस प्रोग्राम के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, मैनेजर हैं, उन्होंने यहाँ पर बोला है कि अभी फ़िलहाल थर्स्टर कैसे फेल हो गया हमको ये नहीं पता, हम इसके ऊपर जांच करेंगे, कोशिश करेंगे न्यू मैक्सिको के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करें और देखें कि थर्स्टर फेल कैसे हुआ, स्पेशली अपनी जर्नी के दौरान। तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमारे पास में कोई जानकारी है नहीं। बाकी पॉसिबिलिटी ये होगी दोस्तों कि यहाँ पर कोई दूसरा एयरक्राफ्ट भेजा जाए, है ना। दूसरा यहाँ पर एयरक्राफ्ट भेजने के बाद में क्या किया जाएगा, ये मतलब उनको वापस से लेकर आया जाएगा, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। सॉरी, स्पेसक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट बोल रहा हूँ। तो दूसरा स्पेसक्राफ्ट भेजकर उनको लाया जा सकता है, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। फिलहाल आने वाले समय पर जो भी अपडेट्स होंगे वो सब मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत हो गई हो, वो दोनों के दोनों यहाँ पर सुरक्षित हैं और आगे ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी सुरक्षित रहने वाले हैं। क्लियर ना। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों ने यहाँ पर देखा, ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया, इस आर्टिकल में बहुत सारा बैकग्राउंड डेटा, प्रॉपर नोट्स आपके साथ में शेयर किए गए। तो दोस्तों ये सभी चीज़ें हर एक न्यूज़ आर्टिकल में आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं विद प्रॉपर नोट्स, और वो सभी नोट्स प्रिंटेड फॉर्म में आपको एक PDF में कंपाइल करके दे दिए जाते हैं। एक ऐसा PDF जो प्रिंटेबल फॉर्म में होता है, जिसका प्रिंट आउट आप निकलवा सकते हैं। डेली बेसिस पे ये PDF मिलता है। दूसरी बात दोस्तों, इस ग्रुप में सारा का सारा जो कंटेंट है वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड किया गया है। तो दोनों मीडियम के एस्पिरेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि दोनों भाषाओं में PDFs हैं। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर इस ग्रुप में सारा कंटेंट सिक्योर भी रहेगा, यानी करंट अफेयर्स की टेंशन आपने बिल्कुल भूल जानी है अगर आप वीडियोस को थरली फॉलो कर रहे हैं और अपने PDFs को रेगुलर बेसिस पर रिवाइज कर रहे हैं,
क्योंकि वहाँ पे सारे नोट्स इकट्ठे हैं। तो इधर उधर से पीडीएफ इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है, स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कई सारे लोग स्टोरेज के इश्यूज़ वगैरह भी फेस करते होंगे। तो होगा क्या, अच्छा यही है कि यहाँ पर आप ग्रुप को ज्वाइन करके सारे बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं, क्योंकि इस ग्रुप में डेट वाइज सारे करंट अफेयर्स के पीडीएफ अपलोडेड है। किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या होगा, व्हाट्सएप पर जाना है, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। इस प्रकार का मैसेज कर देना, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेमो वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, चेक कीजिएगा मुझे कहाँ पर किस तरीके से फ़ायदे होंगे। अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। तो बात हो रही है T20 वर्ल्ड कप के बारे में। तो कल इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन रहा। T20 वर्ल्ड कप फाइनली दोस्तों यहाँ पर इंडिया के पास में आ गया। जो हमारा दर्द था वर्ल्ड कप का स्पेशली, या फिर कह सकते हैं जो कमी रह गई थी वर्ल्ड कप के अंदर में, वो यहाँ पर पूरी हुई। अदरवाइज बहुत दुख होता अगर यह वर्ल्ड कप हमारे हाथ से निकलता, क्योंकि दोस्तों ये एक इंटरनेशनल ट्रॉफी है। तो ये इंटरनेशनल ट्रॉफी की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो भारत ने लगभग 11 साल बाद इस ट्रॉफी को जीता है, इंटरनेशनल ट्रॉफी को। वरना हमने इसी प्रकार का वर्ल्ड कप 2013 का, याद होगा 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी को जीता था। तो उसके बाद 2024 में फाइनली यहाँ पर एक और वर्ल्ड कप भारत के पास में आया। अब बात यह है ये मैच किसके साथ में हुआ था, तो पता ही होगा दोस्तों, साउथ अफ्रीका के साथ में। कल पूरे देश को ही पता था, ज़्यादातर लोग इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इंटरेस्टेड नहीं होते स्पेशली मैचेस के अंदर में। कई सारे लोगों को मैंने देखा है, जानता भी हूँ मैं। तो दोस्तों यहाँ पे भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में ये पूरा मैच देखने को मिला और फिर रिजल्ट ये आया कि इंडिया जीत कर आई। और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ रहा था तो ट्विस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा था, अब चीज़ें बदल रही थी और एक समय ऐसा लग रहा था यार कि मैच निकल रहा है हाथ से। लेकिन मैच निकलते निकलते दोस्तों वहीं पर एक टर्निंग पॉइंट आता है। अब मैच के 2 टर्निंग पॉइंट बताए गए इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल में। ये जो आर्टिकल आप देख पाओ द हिंदू का ही आर्टिकल है, फ्रंट पेज पर छपा हुआ है दोस्तों। तो 2 टर्निंग पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए हैं और वो 2 टर्निंग पॉइंट कौन कौन से हैं। पहला तो बैटिंग की जब बात कर रहे हैं तो विराट कोहली और अक्षर पटेल की जो पार्टनरशिप थी दोस्तों, ये सबसे बड़ी पार्टनरशिप बताई जा रही है। ठीक है, फाइनल में किसी भी विकेट के लिए ये सबसे बड़ी पार्टनरशिप है, जहां पर कह सकते हैं 72 रन ऐड करे गए इन दोनों की पार्टनरशिप के माध्यम से। तो ये हुआ, तो बैटिंग में इन दोनों की पार्टनरशिप का एक इम्पॉर्टेंट रोल था। और फिर दोस्तों जब साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रही थी तो काफ़ी हद तक वो स्कोर चेस कर चुके थे। स्कोर चेस करते करते जो डेविड मिलर हैं, जिनको क्लेयर मिलर भी बोला जाता है, साउथ अफ्रीका के प्लेयर, लग रहा था वो मैच खींच ले जाएंगे। उनका आउट होने का इंतज़ार काफ़ी सारे लोगों को था। अब दोस्तों होता यह है कि जैसे एक फुल टॉस बॉल जाती है, डेविड मिलर ने यहाँ पर एक 6 मारने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों वो जो 6 है वो कैच में बदल गया। और ये जो कैच है ये कैच आसान नहीं था। दूसरा और सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे तो ये भी इतना टर्निंग पॉइंट नहीं था जितना टर्निंग पॉइंट आपको यहाँ पर ये कैच देखने को मिला। सूर्य कुमार यादव का यहाँ पर जो ये कैच था दोस्तों डेविड मिलर का, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। और इस कैच के थ्रू ही क्या हुआ, पूरा का पूरा गेम चेंज हो गया। फिर उसके बाद दूसरा कैच एंड देन उसके बाद में जो मैच है वो सीधा भारत के पास चला गया। अदरवाइज एट द लास्ट ज़्यादा रन नहीं चाहिए थे फिर जीतने के लिए, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पर काफ़ी सारे जो ट्विस्ट हैं कल के मैच में ये देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए आते हैं आगे। तो दोस्तों ये तो हमारे लिए बहुत ही सेलिब्रेशन वाला एक पूरा पॉइंट देखने को मिला, लेकिन उसी दौरान दोस्तों कल एक बहुत ही ज़्यादा दुखद खबर भी हमको नजर आई। आज के न्यूज़पेपर में ही पेज नंबर 1 पर आर्टिकल प्रेजेंट है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी के साथ में लिंक कर पाएंगे। बात हो रही है जो 5 सोल्जर्स हैं दोस्तों लद्दाख में, वो एक एक्सरसाइज से लौट रहे थे, T-72 टैंक के अंदर बैठे थे। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, जब ये T-72 टैंक लद्दाख में श्योक नदी को पार कर रहा था तो अचानक से श्योक नदी का जो पानी का स्तर है वो बढ़ गया और वाटर लेवल बढ़ने की वजह से दोस्तों यहाँ पर ये जो टैंक है ये डूब गया। और टैंक डूबने के साथ साथ जो हमारे जवान हैं वो भी सब डूब गए और 5 जवानों की जान चली गई।
तो इस वजह से एक दुखद खबर ये देखने को मिलती है। वैसे जानकारी इसकी हमें कल मिली थी 29 जून को। ये घटना जो हुई है ये 28 जून को ही मतलब रात 1 बजे के आसपास हुई है। ये हमारे पास में जो आर्टिकल्स हैं वो बता रहे हैं, तो ये भी खबर आती है। तो थोड़ा सा दोस्तों हम यहाँ पे T-72 टैंक के बारे में जानेंगे। वैसे इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को कल मैंने एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से ऑलरेडी शेयर कर दिया था। कुछ रेलिवेंट टॉपिक्स होते हैं, उसको मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ पे मन करता है वीडियो बनाने का, इसके बारे में शेयर करने का। तो एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाकर इसके बारे में ऑलरेडी शेयर कर दिया था। तो दोस्तों ये जो जगह है वो है सासिर। सासिर जगह में जो श्योक नदी है, इस एरिया को क्रॉस करते हुए जो टैंक है वो इस नदी को पार कर रहा था। पार करते करते दोस्तों यहाँ पर बीच में ही नदी का जो स्तर है वो बढ़ने की वजह से जो टैंक है वो डूब गया। अब ज़रा T-72 टैंक के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, उसको भी पता होना चाहिए, ज़रा इसको ध्यान रखिएगा। ये जो T-72 टैंक है दोस्तों, इसका जो टोटल वजन है वो है 45 टन। इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर्स पर आवर। इसमें 3 क्रू मेंबर्स बैठ सकते हैं, यानी कि 3 लोग एक साथ सवार कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब ये घटना हुई लद्दाख के अंदर तो उस समय पर इसमें 5 लोग सवार थे। फिर इस T-72 की कुछ खासियत भी आपको नजर आएगी, जैसे कि यहाँ पर कि ऑलरेडी इस टैंक में ये खास बात है कि आप एक तरफ ये सोच रहे होंगे कि नदी में से टैंक को निकालने की क्या ज़रूरत थी। तो दोस्तों T-72 टैंक वो टैंक है जो 5 मीटर गहरी नदियों को आराम से, मैं बिल्कुल आराम से बोल रहा हूँ, कंफर्टेबली पार कर देता है। ये 5 मीटर कोई कम नहीं हुआ, 16.4 फीट हो गया। 16.4 फीट गहरी नदियों को आराम से ये टैंक पार कर जाता है। तो आप समझिए पानी का स्तर और कितना बढ़ गया होगा, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो घटना है वो हमको देखने को मिला। फिर उसके बाद यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि जो ये टैंक है दोस्तों, इसको कई सारे अलग अलग स्पेशल फीचर्स के साथ में लाया गया है। इसमें 125 mm की तोप आपको नजर आएगी, है ना, जो कि 4500 मीटर दूर तक मार सकती है। फिर 12.7 mm की मशीन गन भी है जो हवा में निशाना लगा सकती है। फिर 7.62 mm की एक और मशीन गन नजर आती है, वो भी इसमें लगाई गई है। अब क्वेश्चन यह है T-72 टैंक आया कहाँ से? क्या भारत ने इसको खुद से डेवलप किया है? ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर हम इसका इतिहास देखते हैं तो साल 1960 में 1960 में इस टैंक को रूस ने बनाया था। रशिया ने दोस्तों यहाँ पर इसको बनाया था, ध्यान रखिए। कहोगे रशिया ने बनाया था 1960 में? 1960 में रशिया था क्या? हाँ, मतलब वही सोवियत यूनियन यानी USSR हुआ करता था, पता होगा। तो 1973 में दोस्तों अगर आप देख पाओगे तो जो सोवियत यूनियन की सेना थी, उस सेना में यहाँ पे इस टैंक को शामिल कर लिया गया। तो पहली बार उन्होंने वहाँ पर यूज़ किया। फिर धीरे धीरे करके दुनिया भर की कंट्रीज़ ने इसको खरीदा। जैसे रशिया के बाद दोस्तों फिनलैंड हो गया, भारत हो गया, ईरान, इराक, सीरिया और यूगोस्लाविया, इन सब कंट्रीज़ ने दोस्तों यहाँ पर अपने देश में इंपोर्ट करा इस पर्टिकुलर टैंक को और इसका यूज़ करना शुरू किया। तो हमारे पास में भी इस प्रकार के T-72 टैंक बहुत सारे हैं। बहुत सारे मतलब, तो इस टैंक की 2400 यूनिट्स हमारे पास में, उससे भी ज़्यादा यूनिट्स यहाँ पर बताई जा रही हैं। लेकिन भारत में हम इसको T-72 के नाम से नहीं जानते। भारत में इसे अजय के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। किस नाम से? अजय के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक, आगे आते हैं। तो T-72 टैंक के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं। इन बेसिक फैक्ट्स को ऑलरेडी मैं आपके साथ में शेयर कर चुका हूँ। इसमें दोस्तों एक्सप्लोसिव रिएक्टर आर्मर भी आपको नजर आएगा। इस पर्टिकुलर टैंक को डिज़ाइन किया गया है ताकि कोई न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल या केमिकल अटैक होता है तो उससे भी यहाँ पर प्रोटेक्शन दी जा सके। ठीक है, उसको भी प्रोटेक्ट यहाँ पर कर सकता है। तो ये टैंक की खास बात है। चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आज के अखबार में पेज नंबर 3 पर एक और आर्टिकल प्रेजेंट है। अगेन ये भी डिफेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट। आज जीएस पेपर नंबर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से कई टॉपिक्स हैं। तो दोस्तों यहां पर बात हो रही है, आपको पता होगा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A। तो इस प्रकार के जो एयरक्राफ्ट है, स्पेशली तेजस की बात हो रही है, तो ये हमने अभी परचेज करे हैं, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इनकी डिलीवरी होनी थी, वो डिलीवरी दोस्तों यहाँ पर डिले हो चुकी है। अब डिले क्यों हो चुकी है, आइए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ पे बताया जा रहा है जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A है, इसका हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में कि भाई जो HAL है वो इस प्रकार के एयरक्राफ्ट बनाकर हमारी भारतीय वायुसेना को देगा, इंडियन एयरफोर्स को देगा। तो अभी यहाँ पर बोला जा रहा था कि अभी तक ये एयरक्राफ्ट आ जाने चाहिए थे, बट दोस्तों प्रॉब्लम ये हुई कि अभी के समय पर एक एक्सपेक्टेशन ये है कि जुलाई के अंत तक, जो अभी जुलाई का महीना आएगा उसके एंड तक दोस्तों यहाँ पर कुछ ये एयरक्राफ्ट हमारे पास में आएंगे।
तो ये बीच में कुछ सप्लाई चेन इशू देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में डिले हो चुका है। प्लस ये भी बोला जा रहा है जो एक जेट है दोस्तों, वो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि इसको जुलाई के अंत तक यहाँ पर देंगे। फिर कुछ और भी जेट्स धीरे धीरे करके आते रहेंगे, बनते रहेंगे और हमारी वायुसेना को सौंपा चला जाएगा। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कब हुआ? आर्टिकल में बोला जाता है कि फरवरी 2021 में जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने 48,000 करोड़ रुपए की एक डील की थी इसी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में। और इन 48,000 करोड़ रुपए हमने ये बोला था HAL से कि भाई आप हमें 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A बनाकर दोगे। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहीं पर ना एक चीज़, एक ट्विस्ट है। यहाँ पे मैंने लिखा है LCA MK-1, ठीक है, फिर मैंने लिखा LCA MK-1A, दोनों में डिफरेंस है। यह है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1, लेकिन इसी में ही कुछ इंप्रूवमेंट्स कर दिए गए। इसका ही जो अपडेटेड या अपग्रेडेड वर्जन है वो है LCA MK-1A, ए लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा आगे। तो दोनों अलग अलग हैं। ए वाला जो है थोड़ा सा अपग्रेडेड, यानी कि थोड़ा सा इसमें इंप्रूवमेंट हुआ, इंप्रूव्ड वर्जन आपको ये नजर आएगा। समझ गए? फिर बताया जा रहा है कि आज के समय पर काम चल रहा है कि हम आगे आने वाले समय पर LCA MK-2 जो है इसको भी लेकर आएंगे दोस्तों, इसको भी डेवलप किया जा रहा है। इस प्रकार के एयरक्राफ्ट को यहाँ पे पावर दी जाएगी GE4 F14 इंजन के माध्यम से, सॉरी F14 इंजन, सॉरी F बोल रहा हूँ, 414 इंजन जो है इसके माध्यम से ताकत दी जाएगी। और अभी जो यहाँ पर आपका MK-1A है, इसमें GE F404 इंजन है, इसके थ्रू यहाँ पर इसमें पावर मिलेगी। ठीक है, तो अब इंजन वगैरह ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल ये जो अभी अग्रीमेंट है वो थोड़ा डिले हुआ, जुलाई के एंड तक थोड़ी डिलीवरीज आएंगी, तो ये यहाँ पर बताया गया, जिस वजह से अभी के समय पर जो ये LCA MK-1A है ये न्यूज़ में बना हुआ है। तो आइए अब बेसिक तरीके से जानते हैं, क्योंकि ये तो खबर हो गई, खबर में सब लोग ऐसे ही पढ़ लेंगे, आप भी पढ़ लोगे, इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। अब तकलीफ होगी इसका पीछे का बैकग्राउंड डेटा इकट्ठा करने में। क्वेश्चन जो बनेगा वो इस न्यूज़ से नहीं बनेगा, क्वेश्चन जो बनेगा रियल में वो यहाँ से बनेगा दोस्तों, यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब पहले हम ये समझते हैं जो ये LCA है, बाद में इसमें MK-1A बाद में ऐड होता चला गया दोस्तों। जैसे जैसे चीज़ें अपडेट होती चली गई, नाम चेंज होते चले गए। लेकिन केवल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट शुरू किया गया था भारत सरकार के थ्रू 1984 में, ताकि हमारे पास में जो MiG-21 फाइटर प्लेन्स हैं वो बहुत ख़राब हो चुके थे, पुराने हो चुके थे, उनको रिप्लेस किया जा सके। तो उनको रिप्लेस करने के लिए दोस्तों ये LCA वाला प्रोग्राम स्टार्ट किया गया भारत सरकार के थ्रू। और इस प्रोग्राम के साथ साथ भारत सरकार ने एक बॉडी बना दी जिसका नाम है ADA, दैट इज एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। इनको काम सौंपा गया कि भाई आप LCA प्रोग्राम को मैनेज करेंगे और आप इन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की, ये इन लड़ाकू विमान की डिजाइनिंग करेंगे। डिजाइन का काम ADA को दे दिया गया और इसकी मैन्युफैक्चरिंग का काम दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को सौंप दिया गया। अब बात आती है फीचर्स की। फीचर्स क्या है इसमें? अब नाम से पता चल रहा है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, यानी हल्का भी है और लड़ने के लिए सबसे ताकतवर ये आपको ये नजर आएगा। युद्ध में आप आराम से यूज़ कर सकते हैं इस एयरक्राफ्ट का, है ना। तो जो हमारे फाइटर पायलट्स हैं वो यहाँ पर इसको उड़ाएंगे। तो दोस्तों लाइटेस्ट है, हल्का है, छोटा है, इसके पीछे कोई ज़्यादा लंबी टेल नहीं है। अदरवाइज आप देख पाओगे तो कई सारे टेल देखने को मिलती है, पीछे पूंछ सी नजर आती है फाइटर क्राफ्ट्स में, बट इसमें नहीं है। और ध्वनि की स्पीड से तेज चल सकता है। इसको डिज़ाइन ऐसे बेसिस पर किया गया है दोस्तों कि ये एयर टू एयर अटैक कर सकता है। मान लीजिए सामने दुश्मन है हवा में, सीधा उसको मार के गिरा दिया जाए। अब मान लो ज़मीन पर है, उसको भी मार के गिराया जा सकता है। तो एयर टू एयर एंड एयर टू सरफेस दोनों ही प्रकार के अटैक्स ये करने की कैपेबिलिटीज़ को रखता है। प्लस दोस्तों इसमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी है, यानी कि हवा में ही दोस्तों क्या किया जा सकता है, क्या करा जा सकता है, इसको रिफ्यूल किया जा सकता है। ये भी यहाँ पर इसकी एक खास बात है। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अब आगे आते हैं। बोला जा रहा है इसका मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी क्या है, तो 4000 किलोग्राम के आसपास दोस्तों इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। इतना यहाँ पर वजन कैरी कर सकता है। स्पीड 1.8 माक के आसपास है। जो रेंज है इस एयरक्राफ्ट की वो 3000 किलोमीटर है। 3000 किलोमीटर तक आराम से ट्रैवल कर सकता है। वेरिएंट्स की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने बात किया कि ये LCA है, दैट इज लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो LCA का कॉन्सेप्ट क्या है ओवरऑल ये आपको समझ में आ गया। ये जो फीचर्स मैंने शेयर किए हैं ना, ये LCA के फीचर्स हैं दोस्तों। अब इसी LCA प्रोग्राम के तहत
क्या किया गया, नए नए एयरक्राफ्ट बनाए गए, जैसे तेजस ट्रेनर 2, ये भी LCA है। उसके अलावा LCA तेजस नेवी MK2 बनाया गया। फिर LCA तेजस MK1A, जिसके भी हम बात कर रहे थे, LCA MK1A, ये क्या है, बस खाली इंप्रूव्ड वर्जन है जो नॉर्मल वाला MK1 होता है उसी का। फिर LCA MK2, यहाँ पर एक अपग्रेडेड वर्जन देखने को मिलेगा MK1A का। तो हर एक का अपग्रेडेड वर्जन दूसरा है जिसके अंदर नाम चेंज हो रहा है। अब नाम के साथ साथ कुछ इंप्रूवमेंट्स हैं, इंजन चेंज हो रहे हैं, इंजन पावरफुल लगेंगे तो वगैरह वगैरह, तो फर्क पड़ेगा ही दोस्तों। अब जो ये नए वाले एयरक्राफ्ट्स आ रहे हैं जिनको लेकर डील की गई है या तैयार किया जा रहा है, ये सब हमारे पुराने एयरक्राफ्ट को, जैसे जैगुआर हो गए, MiG-29 हो गए, मिराज 2000 हो गए, इन सब को रिप्लेस कर देंगे। इन सबको कह सकते हैं कि हटा दिया जाएगा, फिर नए वाले इन्हीं LCA का इस्तेमाल किया जाएगा। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है कि LCA का कॉन्सेप्ट क्या है और पूरा मामला चर्चाओं में क्या देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यार मेक श्योर करो वीडियो पे लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दो। भूल जाते हो, इस वजह से आज मैंने पहले ना बोलकर बाद में बोला है। यहीं पर याद आ गया होगा, ज़्यादातर लोगों को याद आ गया ना, तो चलो फटाफट यहाँ पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दो। एक टारगेट होता है यार 5000 लाइक्स का, प्लीज़ मुझे मतलब वो टारगेट अचीव करवा सकते हैं। काफ़ी समय से अचीव नहीं हुआ है, एक सपोर्ट मिलता है, वीडियोस भी आगे दोस्तों बढ़ता रहता है। ठीक है, तो अगला आर्टिकल हमारे न्यूज़पेपर में पेज नंबर 3 पर प्रेजेंट है। GS पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब सब डिफेंस का ही मामला चल रहा है अभी के समय पर। तो चलिए फिलहाल बात करते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, तो ये अभी यहाँ पर एक इवेंट में गए, तो एक फ्लैग सेरेमनी हुई, तो उस इवेंट में गए। वहाँ पे जो NDRF के डायरेक्टर है, NDRF क्या है, हमारी नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, उसके डायरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। इनका नाम है डायरेक्टर जनरल पीयूष आनंद। तो दोस्तों यहाँ पर अभी उन्होंने इस चीज़ को सेलिब्रेट भी किया। तो उसी दौरान जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उनका एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने ये बोला कि हम एक ऐसी फोर्स बना रहे हैं, मतलब कि NDRF है ही ऑब्वियस सी बात है, जिसका मेन काम होगा डिज़ास्टर को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना। अब डिज़ास्टर आपको पता है, डिज़ास्टर में नेचुरल डिज़ास्टर भी हो सकता है और मैन मेड डिज़ास्टर भी हो सकता है। जब नेचुरल डिज़ास्टर की बात आती है तो मतलब कहीं पर बाढ़ आ जाना है ना, तो बाढ़ आने के साथ साथ कहीं पर भूकंप आ जाना, सुनामी आ जाना, ये सब नेचुरल डिज़ास्टर हैं। तो उस नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से बर्बादी भी तो बहुत होगी ना, कितने लोगों को बचाना पड़ेगा, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर वो सारा काम कौन करता है, NDRF करता है, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। कोई भी डिज़ास्टर के प्रति यहाँ पर रिस्पॉन्स दिखाने वाली ये फोर्स है, आप सिंपल सा ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर फोर्स का मेन पर्पस है जो कैजुअलिटीज़ होती हैं, जो लोगों की जान जाती है, उसको कम से कम किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके अगर कभी भी कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर आता है तो। अब अमित शाह जी जब इसके बारे में बात कर रहे थे तो उन्होंने यहाँ पर यह बोला कि NDRF में पहले के कंपैरिजन में काफ़ी बदलाव हुआ है। ये बोलते हैं कि हमारी सरकार ने बजट भी बढ़ाया, मतलब BJP ने बजट बढ़ाया है पहले के कंपैरिजन में पिछले 10 सालों में। ये बोलते हैं कि साल 2004 से लेकर साल 2014 के बीच में अगर आप इनका बजट देखोगे तो NDRF को केवल 66,000 करोड़ रुपए दिया गया था। लेकिन अभी 2014 से 2024 तक अगर आप बजट देखेंगे तो NDRF का बजट 2 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है, क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डिज़ास्टर जैसे एवलांचेस हो गए, लैंडस्लाइड हो गया, फ्लड हो गया, कहीं पर स्टॉर्म आ गया, तो वहाँ पर हम सिचुएशन को इम्प्रूव कर सके, क्योंकि आने वाले समय पर ये चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी। इसके लिए पहले रेडी होना ज़रूरी है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक बड़ा गंभीर मुद्दा है जो आज के समय पर हमको नज़र आ रहा है, और ये सही बात भी है। टेम्परेचर का बढ़ना, क्लाइमेट चेंज एक मेन कारण बन रहा है इन नेचुरल डिज़ास्टर के पीछे का, तो वो चीज़ यहाँ पर शेयर की जा रही है। क्लियर हो गया दोस्तों, ये न्यूज़ आर्टिकल आपको समझ में आया। बट अगेन वही बोलूँगा, न्यूज़ इतनी काम की नहीं है, अब जो पढ़ोगे वो ज़्यादा काम का है। NDRF बार बार चर्चाओं में आ रहा है। अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर कर्नाटका सरकार की वजह से NDRF चर्चा में था। क्या है NDRF, कैसे काम करता है, चलिए आइए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों नाम से पता चल ही चुका है, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड। यहाँ पर फंड की बात हो रही है, और ऐसे ही यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे फोर्स की बात हो रही है। तो एक आपकी NDRF फोर्स है, और ऐसे ही यहाँ पर दोस्तों आपका एक नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एक फंड जनरेट किया जाता है, उस फंड के बेसिस पर ही ये सारी चीज़ें मैनेज हो पाती हैं। ऐसे यहाँ पर ये नेशनल बेसिस पर है। एक होता है दोस्तों स्टेट के लेवल पर इसी प्रकार का फंड बनाया जाता है।
तो ये जो फंड है क्या करता है, इसी प्रकार के कोई डिजास्टर आता है नेशनल लेवल पर तो उसको टैकल करना, जो भी खर्चा आएगा दोस्तों वो सब इस फंड के थ्रू किया जाएगा। इस फंड को कौन मैनेज करता है, हमारी केंद्र सरकार मैनेज करती है। और इस फंड का मेन काम क्या है, जो भी खर्चे आते हैं, मान लो कोई भी कहीं पर भी डिजास्टर आया है तो उस डिजास्टर में जो भी इमरजेंसी रिस्पॉन्स होगा या रिहैबिलिटेशन हो रहा होगा, एक्सपेंसेस हो रहेंगे, वो सब एनडीआरएफ के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, अब ये जो एनडीआरएफ का पूरा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसको पब्लिक अकाउंट में रखा गया है। अब पब्लिक अकाउंट में रखने का मतलब यहाँ पर यही है कि सरकार को किसी भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है यहाँ से पैसा निकालने के लिए और कहीं पर भी नेचुरल डिजास्टर के अंदर में इस पैसे को प्रोवाइड करवाने के लिए। अब नेचुरल डिजास्टर क्या है दोस्तों, अब नेचुरल कैलेमिटीज़ में आपका साइक्लोन, कहीं पे मान लो चक्रवात आया है, वो नेचुरल डिजास्टर कहलाएगा। सूखा पड़ गया, भूकंप आ गया, कहीं आग लग गई है, फ्लड हो गया, फ्लड आ गई है, सुनामी है, हेल स्टॉर्म, लैंडस्लाइड, एवलांच, क्लाउड बर्स्ट, पेस्ट अटैक, कोल्ड वेव, है ना। अगर कोई ऐसा भी सिनेरियो होता है दोस्तों तो ये सारे के सारे आपके नेचुरल कैलेमिटीज़ या नेचुरल डिजास्टर हैं। और यहाँ पर फिर भारी भरकम पैसों की ज़रूरत पड़ती है इन जैसी चीज़ों से निपटने के लिए, या इनसे जो हुई तबाही है उससे निपटने के लिए। तो इसके लिए दोस्तों स्टेट के लेवल पर भी ये बॉडी बनाई जाती है, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। और ध्यान रखिएगा, पहले तो कहीं पर डिजास्टर आया है तो उस राज्य सरकार की जो एसडीआरएफ है वो पैसा खर्च करके चीज़ों को नॉर्मल करने की कोशिश करेगी। अब मान लीजिए सारा पैसा चला जाता है उनका, है ना, अब उनको फिर से और मदद की ज़रूरत है तो उस दौरान यहाँ पर एनडीआरएफ दोस्तों उनको मदद करता है, सारा का सारा फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है। अब दोस्तों यहीं पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि ये जो खर्चे वगैरह होते हैं एनडीआरएफ से, इसका डिसीजन वगैरह कौन लेता है, तो उसके लिए दोस्तों नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है। ठीक है, इस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की एक कमेटी है, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। तो यही कमेटी सारे के सारे डिसीजंस लेती है एनडीआरएफ के खर्चों को लेकर, कहाँ कहाँ पर किस तरीके से होने हैं। अब दोस्तों जो एनडीआरएफ का अकाउंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक फंड है प्रॉपर तरीके से, इसमें पैसा आ रहा है टैक्सेस वगैरह के थ्रू, यहाँ पर ये पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, और भी जो जनरल बजट होता है वो यहाँ पर अनाउंस किया जाता है तो उसके थ्रू उनकी प्रॉपर फंडिंग आती है। तो जो पैसा है वो सही तरीके से सही जगह पर खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी प्रॉपर तरीके से हर साल ऑडिटिंग भी होती है। और वो ऑडिटिंग कौन करता है, वो ऑडिटिंग करते हैं हमारे कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज सीएजी। अच्छा, आज के समय पर हमारे सीएजी कौन है बताइए, उनका नाम क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बहुत पुराने लंबे समय से चले हुए आ रहे हैं, नाम पता होना चाहिए। चलिए आते हैं एक और रेलिवेंट आर्टिकल पर। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेज नंबर 5 पर प्रेजेंट है, जीएस पेपर नंबर 2, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। बात ये हो रही है, डेंगू मे हैव हेल्प्ड स्टेम कोविड-19 वेव सीवेरिटी। अब दोस्तों एक नई स्टडी आई है, नई रिसर्चेस आई है, उसके अंदर क्या क्या बताया जा रहा है, आइए मैं एक एक करके आपको हर एक पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं। देखिए यहां पर क्या क्या बोला जा रहा है, एक सेकेंड रुकना। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है या बोला जा रहा है कि जो क्या डेंगू वायरस जो है वो हमारे कोरोना वायरस को बीट कर सकता है। तो इसको लेकर कई सारी रिपोर्ट्स आई हैं, जिसमें पता चला साल 2020 में कोरोना वायरस फैल चुका था भारत में भी, कोविड से कई सारी डेथ हो रही थी। अब यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि इंडिया में कोविड से कई कम डेथ हुई, जबकि 2020 में यूरोप के अंदर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर में बहुत सारी मौतें हो रही थी कोरोना की वजह से, लेकिन भारत में कम हो रही थी। उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो राइटर यहाँ पर ये बोल रहे हैं उसके पीछे का रीज़न है कि हमारे यहाँ पर डेंगू जैसी बीमारी देखने को मिली। तो जो रिसर्चर्स हैं CSIR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी के, उनका कहना यह है कि हमारे देश में डेंगू जैसी बीमारी थी। उस डेंगू की वजह से कई सारे लोगों की बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट थी, और वो एंटीबॉडीज़ डेंगू वायरस के साथ साथ कोरोना वायरस को भी ख़त्म करने की कैपेबिलिटीज़ को रखती हैं, ये इस रिसर्च के दौरान पता चला। ठीक है, अब मान लो किसी को डेंगू वायरस हो गया है, डेंगू हो गया है, तो डेंगू से लड़ने के लिए उसके बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनी। अब वही एंटीबॉडीज़ दोस्तों यहाँ पर क्या करती हैं, एंटीबॉडीज़ ही तो बाहर के जो इन्फेक्शन है, पैथोजेंस हैं, वायरस वगैरह है, उनको मारने का काम करती हैं। तो डेंगू से जो एंटीबॉडीज़ बनी, वो एंटीबॉडीज़ दोस्तों कोरोना वायरस को भी ख़त्म कर रही थी, ऐसा यहाँ पर इस रिपोर्ट में बताया गया। जो ये सारी रिजल्ट्स है वो रिसेंटली पब्लिश करी गई है एक जर्नल ऑफ मेडिकल वायरोलॉजी के अंदर में, जिसमें सजेस्ट किया गया है कि जो एंटीबॉडीज़ हैं, डेंगू इन्फेक्शन की वजह से जो लोगों में एंटीबॉडीज़ बन रही थी, इसमें ये ताकत थी कि वो कोरोना वायरस को न्यूट्रलाइज कर रहा था, कोरोना वायरस को यहाँ पर कंट्रोल कर रहा था। इस एंटीबॉडी में ये ताकत थी दोस्तों जो डेंगू से आ रही थी, कि वो कोरोना वायरस के प्रोटीन से लिपट कर उसको ख़त्म कर रहा था, उसको निगल ले रहा था।
तो ये बताया गया। इस वजह से इंडिया में कोरोना वायरस से जो रिलेटेड डेथ हैं वो कम हो रही थी, जबकि यूरोप और साथ ही साथ में बाकी और कंट्रीज़ हो गए, वेस्टर्न कंट्रीज़, वहाँ पर ज़्यादा हो रही थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डेंगू के केसेस कम है, बट इंडिया में डेंगू के केसेस अभी भी बहुत ज़्यादा आपको नजर आते हैं। तो ये इस रिपोर्ट ने बताया और रिसर्चर्स ने इसके बारे में कुछ चीज़ें मेंशन की। अब चलिए आगे आते हैं और बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। यानी ये तो बेसिकली केवल एक न्यूज़ है, इस न्यूज़ के ज़रिए आपको एग्जाम के लिए कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए। तो उस फैक्ट में जैसे यहाँ पर बात करने वाले हैं दोस्तों हम डेंगू के बारे में, तो कुछ तथ्य हैं, ध्यान रखिएगा। डेंगू क्या है? एक मॉस्किटो बॉर्न ट्रॉपिकल डिजीज़ है, एक ऐसी बीमारी जो कि मच्छर के काटने की वजह से होती है ना। और ये किसकी वजह से होती है? एक डेंगू वायरस की वजह से। और ये कौन से मच्छर की वजह से फैलता है? एक फीमेल मॉस्किटो है, ठीक है, एक फीमेल मॉस्किटो है जिसका नाम है एडिस एजिप्टी। तो एडिस एजिप्टी मच्छर की वजह से ये बीमारी फैलती है। दोस्तों एडिस एजिप्टी वही मच्छर है जिसकी वजह से डेंगू के साथ साथ चिकनगुनिया, येलो फीवर एंड जीका इन्फेक्शन जैसी बीमारियां भी फैलती हैं। और ध्यान रखिएगा डेंगू फीवर के जब हम लोग बात करते हैं तो डेंगू में इसके अलग अलग 4 स्ट्रेन्स हैं, 4 वायरस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें डेन 1, 2, 3, 4 करके डिवाइड किया गया है। अब मान लीजिए किसी को अगर डेंगू हो जाता है तो उसके लक्षण यानी सिम्टम्स क्या नजर आते हैं? एक तो तेजी से बुखार हो जाएगा, बुखार बहुत ज़्यादा रहेगा, सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा, है ना, आंखों में दर्द रहेगा, हड्डियों में दर्द रहेगा, जॉइंट्स, मसल पेन, ये सभी जगह पर दर्द रहेगा, यानी ऑलमोस्ट ऑल ओवर द बॉडी सबसे ज़्यादा पेन देखने को मिलता है डेंगू के बुखार में। अब क्वेश्चन यह है इसका डायग्नोसिस करने का तरीका क्या है, पता क्या करने का तरीका है, यानी एक इंसान को डेंगू है कैसे पता चलेगा? तो उसका ब्लड टेस्ट करके प्लेटलेट्स देखी जाती हैं, प्लेटलेट्स किस लेवल पर हैं, उसके बेसिस पे दोस्तों पता चलता है कि हाँ भाई एक इंसान को डेंगू है या नहीं है। लेकिन पिछले कुछ समय तक दोस्तों यहाँ पे जिसको भी डेंगू हुआ करता था उसके लिए कोई ज़्यादा प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं थे। लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे करके दोस्तों कई सारे जो ट्रीटमेंट है वो अवेलेबल करवाए गए और आज के समय पर कई सारी अप्रूव्ड वैक्सीन्स भी हमको नज़र आती हैं। तो बताया गया कि हाल ही में जो वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम के रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक नया तरीका अपनाया वोल्बाचिया बैक्टीरिया का। वोल्बाचिया बैक्टीरिया एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो कि डेंगू को कंट्रोल कर सकता है या रोक सकता है। तो इस बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया गया दोस्तों इंडोनेशिया के अंदर में। अब इस बैक्टीरिया का यूज़ कैसे किया जाता है, वो मेथड क्या है, ज़रा ये समझिए। जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, कुछ मच्छरों के अंदर में इस वोल्बाचिया बैक्टीरिया को डाल दिया, यानी उन मच्छरों को इस बैक्टीरिया से इन्फेक्ट कर दिया। देन उन मच्छरों को शहर के अंदर छोड़ दिया जहाँ पे ये मच्छर आगे दूसरे मच्छरों के साथ में ब्रीडिंग करने लगे, है ना। और दोस्तों ये ब्रीडिंग तब तक करने लगे, ऐसे मॉस्किटोज फैलते चले गए और ये तब तक प्रोसेस चलता रहा जब तक उस एरिया में हर एक मच्छर के अंदर में वोल्बाचिया बैक्टीरिया ना था। तो सभी मच्छर के अंदर में वोल्बाचिया बैक्टीरिया पहुंच गया। फिर हमें कुछ समय बाद ये पता चला, यानी कि 27 महीने के बाद ये पता चला कि जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये देखा कि डेंगू के केसेस कम हो रहे हैं, प्लस जो मॉस्किटोज हैं दोस्तों वो भी यहाँ पर कम होते हुए नजर आ रहे हैं। जो डेंगू का इन्फेक्शन है वो 77% से कम हो गया तो उस एरिया में जहाँ पर वोल्बाचिया वाले मच्छर छोड़ दिए गए थे, ठीक है, क्योंकि उसने और ज़्यादा यहाँ पे वोल्बाचिया बैक्टीरिया को और दूसरे मच्छरों में फैलाया, है ना। तो इससे यहाँ पर क्या हुआ कि जो लोकल मॉस्किटोज है दोस्तों उनको कंट्रोल किया गया, समझ गए। तो जहाँ पर मच्छर फैले हुए थे वहाँ पर तो फिर भी डेंगू के केसेस आ रहे थे, बट जहाँ पे वोल्बाचिया बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया गया वहाँ पर केसेस कम हो गए। इस वजह से यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर में वोल्बाचिया बैक्टीरिया को लेकर क्वेश्चन बन सकता है और एक बार यूपीएससी पूछ चुका है कि वोल्बाचिया बैक्टीरिया कौन सी बीमारी को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो डेंगू के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी कोई वैक्सीन वगैरह है इसके लिए? तो दोस्तों यहाँ पर डेंगू वैक्सीन है जिसका नाम है CYD-TDV, या इसको हम डेंगू वैक्सिया के नाम से जानते हैं। इसको यूएस की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने साल 2019 में अप्रूव कर दिया था। ये पहली डेंगू वैक्सीन है जो दोस्तों जिसको यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर अप्रूवल मिला अमेरिका में। तो ये जो डेंगू वैक्सीन है ये तैयार हो गई, है ना। तो डेंगू से लड़ने के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कैपेबल नज़र आती है। तो स्पेशली यहाँ पर जो 9 से 16 साल की एज के लोग हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर साबित हुई, ऐसा ये पता चला। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर इंडिया इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड है, ठीक है, यानी इंडियन इम्यूनोलॉजिकल जो लिमिटेड है उसके जो वैक्सीन बनाने वाले लोग हैं, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने भारत की भी पहली डेंगू वैक्सीन को बनाया और उसका परमिशन मिला पहले ट्रायल का। देन जो ये वैक्सीन है इसको हमने क्या करा, एक जो यूएस की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है उसके साथ में कोलैबोरेट करके भी प्रोड्यूस किया, तो वो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी वैक्सीन की कहानी भी देखने को मिली, स्टार्ट यहाँ पर हो चुकी थी। क्लियर? चलिए आते हैं एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के लिए, तो वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं।
तो आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 5 पर ये आर्टिकल प्रेजेंट है दोस्तों, जिसको जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के साथ में लिंक करेंगे। क्या बात हो रही है, जो एनसीपीसीआर है, एनसीपीसीआर की फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये वो कमीशन है जो कि बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी लेता है। तो दोस्तों एनसीपीसीआर को मतलब एनसीपीसीआर ने भी क्या किया है, 30 अलग अलग जो हमारे देश में डिस्ट्रिक्ट हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया, उनको बधाइयाँ दी हैं कि वहाँ पर उन 30 डिस्ट्रिक्ट ने बहुत आराम से जो ड्रग एब्यूज़ हो रहा था स्कूल चिल्ड्रन के अंदर में, ड्रग्स की लत लग रही थी बच्चों में स्पेशली, उसको यहाँ पर कंट्रोल किया। तो दोस्तों यहाँ पर उसको कंट्रोल करने में काफ़ी सक्सेसफुल रही है 30 डिस्ट्रिक्ट। इस वजह से एनसीपीसीआर ने उनको कांग्रेचुलेट किया, जिस वजह से यहाँ पर ये एनसीपीसीआर न्यूज़ में आ चुका है। तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीपीसीआर पढ़ना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज इस आर्टिकल में और कुछ नहीं देखने को मिलेगा, सारी की सारी बकवास आपको नजर आएगी, जो कि अगेन मैं अगर पढ़ा दूंगा तो वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, कौन कौन इस पूरे में शामिल था, कैसे किया गया, वो सब यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। डायरेक्ट मुद्दे पर आओ, क्योंकि यहाँ पे कुछ और डेटा पढ़ने के लिए नहीं है। जहाँ पे पढ़ने के लिए होगा वहाँ पे विस्तार से मैं आपको आर्टिकल बताऊंगा। यहाँ पे डायरेक्ट जो पढ़ने का पॉइंट है वो है एनसीपीसीआर क्या है, कैसे काम करता है, कौन इसमें मेंबर्स होता है, कितने साल के लिए होता है, पॉलिटी का एक रेलिवेंट टॉपिक है आपका, वो खत्म हो जाएगा यहाँ पर। तो एनसीपीसीआर दोस्तों एक प्रकार की स्टैचुरी बॉडी है। स्टैचुरी बॉडी आपको पता है कौन सी होती है, जिसको एक पर्टिकुलर एक्ट के माध्यम से बनाया जाता है, लॉ के माध्यम से बनाया जाता है। तो इसको कौन से कानून के माध्यम से बनाया गया, वो है कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। 2005 का दोस्तों ये सीपीसीआर एक्ट है, जिसके तहत एनसीपीसीआर को बनाया गया। और जो एनसीपीसीआर है, ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर में काम करता है। कई बार मंत्रालय पूछ लिया जाता है। तो ये जो कमीशन है दोस्तों, इसने काम करना शुरू किया 5 मार्च 2007 से, और तब से अब तक रेगुलर बेसिस पर काम कर रहा है। और इस कमीशन को यहाँ पे इस कमीशन ने कुछ चीज़ें डिफाइन किया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बच्चों के लिए काम करता है, तो बच्चा कौन होगा। इस कमीशन ने बोला जिसकी उम्र 18 साल से कम होगी वो बच्चे की तरह कंसीडर किया जाएगा, वो चाइल्ड होगा। ठीक, अब यहाँ पे बात आती है कुछ इंपॉर्टेंस की। बोला जा रहा है कि जो ये एनसीपीसीआर कमीशन है, इसको दोस्तों सीपीसीआर एक्ट 2005 के सेक्शन 13 के तहत बनाया गया था। ये तो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया। लेकिन बनाया किस लिए गया था, बनाया इसलिए गया था ताकि संविधान के अंदर जो बच्चों के अधिकार दिए गए हैं, लॉज हैं, पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, उन सबको अच्छी तरीके से लागू करना, बच्चों के जो राइट्स हैं, उनके अधिकार हैं, उनकी बात करना, उनको सुरक्षित करना, ये बेसिकली मेन पर्पज़ है एनसीपीसीआर का। साथ ही साथ में दोस्तों ये काम करने के अलावा जो ये कमीशन है, ये क्या करता है, जो हमारे अलग अलग एक्ट हैं, जैसे बच्चों से संबंधित एक एक्ट है पोक्सो एक्ट, इसी प्रकार से ये तीनों के तीनों यहाँ पर एक्ट बच्चों से संबंधित देखने को मिलेगा। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, देन जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, देन राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। तो इन पर्टिकुलर एक्ट्स को भी ये मॉनिटर करता है एनसीपीसीआर। एनसीपीसीआर देखता है ये तीनों लॉज सही तरीके से लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर कोई बच्चा इन कानून से परे हो जाए, उसके साथ में कुछ गलत हो रहा हो तो पोक्सो एक्ट का यूज़ ना किया जाए। तो उन सब चीज़ों को देखने का काम करता है कि भाई कहीं पर कुछ गलत हुआ है, बच्चे के साथ में कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, तो पोक्सो एक्ट का इस्तेमाल करके उस बच्चे को जस्टिस दिया जाए, जिसने हरकत की उसको सज़ा दी जा सके। अब सवाल यह है कि इस एनसीपीसीआर के अंदर में मेंबर्स कितने हैं और कैसे यहाँ पर अपॉइंट करे जाते हैं, आइए जानते हैं। तो दोस्तों एनसीपीसीआर में एक चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है, और वही यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी होते हैं जो पूरे कमीशन को रन कर रहे होते हैं। अब दोस्तों इसके साथ साथ 6 मेंबर्स भी होते हैं, और 6 मेंबर्स जो होते हैं एनसीपीसीआर में, उसमें 2 महिलाएं होती हैं। 2 महिलाएं वो होती हैं जिनको प्रॉपर तरीके से एक्सपीरियंस होगा एजुकेशन का, चाइल्ड हेल्थ का, जुवेनाइल जस्टिस का, है ना, चाइल्ड लेबर को ख़त्म करने का एक कह सकते हैं तजुर्बा होगा, चाइल्ड साइकोलॉजी हो गया, सोशोलॉजिकल लॉज हो गया। अगर इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस है तो उनको भी लिया जाएगा। तो 6 मेंबर हो गए जिसमें से 2 महिलाएं, ठीक है, और ये सभी लोगों को ये सारे एक्सपीरियंसेस होने चाहिए। उसके बेसिस पर यहाँ पे क्या होगा, इनको अपॉइंट किया जाएगा। अब सवाल यह है कि एक चेयरपर्सन हो गए, 6 मेंबर्स ये हो गए, तो इन सबको अपॉइंट करता कौन है? इन सब मेंबर्स को अपॉइंट करती है हमारी केंद्र सरकार, ध्यान रखिएगा। और केंद्र सरकार अपॉइंट करती है केवल 3 साल के लिए, तो इनका 3 साल का टेन्योर भी होता है। तो साथ ही साथ ये टेन्योर के बारे में भी आपने ध्यान में रखना होगा। क्लियर? आगे आते हैं ना दोस्तों, एक और आर्टिकल आता है आज के न्यूज़पेपर में, पेज नंबर 11 पर प्रेजेंट है। आज हमारे ज़्यादातर आर्टिकल ऐसे हैं जहां पर केवल इंटरनेशनल बॉडीज़ या बॉडीज़ ही भरी पड़ी हैं,
उन बॉडीज़ की चर्चाएं बहुत ज़्यादा हुई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कितना भी कुछ हो हम डिस्कस करेंगे। अब जीएस पेपर नंबर 3 इकॉनमी से नहीं, इकॉनमी नहीं, जो हमारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का टॉपिक है वहाँ से आप लिंक कर पाएंगे, 2 से लिंक कर पाएंगे। तो हुआ क्या है, UNRWA, पहले दोस्तों ज़रा इसका फुल फॉर्म समझिएगा, UNRWA है क्या? यह है यूनाइटेड नेशंस रेफ्यूजी एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियंस। तो जो पैलेस्टीनियंस है दोस्तों, उनके लिए एक पर्टिकुलर ये एजेंसी बनाई गई है ना, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी बात उठाने के लिए, उनकी आवाज़ बनने के लिए इस पर्टिकुलर एजेंसी को बनाया गया, जिसका नाम है UNRWA। तो हाल ही में UNRWA ने अपना स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट क्या दिया है कि गाजा पट्टी में जो रह रहे लोग हैं उनकी कंडीशन एक बार देखो, वो कितने ज़्यादा बदतर हालत में रह रहे हैं। ऐसा UNRWA ने बोला। ये बोलते हैं कि गाजा में रह रहे लोग 7 अक्टूबर के बाद जो ये पूरा वॉर हुआ, पहले हमास ने ही अटैक किया, उसके बाद इजराइल ने बदला लिया, और जो ये बदला था वो बहुत भयंकर था दोस्तों, बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। कई हज़ारों लोगों की जान गई इस पूरे वॉर के अंदर में, इजराइल में भी गई लोगों की जान, साथ ही साथ में गाजा पट्टी में बहुत ही ज़्यादा लोगों की जान गई। अब यहाँ पे बोला यह जा रहा है, सिचुएशन इतनी भयंकर है कि सारी बिल्डिंग्स वगैरह, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब इजराइल ने गाजा पट्टी में तोड़ ताड़ दिया। गाजा पट्टी आप समझ गए ना कहाँ पर है, ये रहा इजराइल, ये रहा वेस्ट बैंक, ये रहा वो गाजा पट्टी। यहीं पर इस पट्टी को हमास कंट्रोल करता है। हमास जिसको दुनिया भर की कंट्रीज़ में कई सारे देश ऐसे हैं जो बिल्कुल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर चुके हैं। तो हमास अटैक करता है इधर से इजराइल अटैक करता है रिटेलिएशन में, और इस बार जो अटैक हुआ है वो बहुत खतरनाक है इजराइल का, और इजराइल ने यहाँ पर दोस्तों उस गाजा पट्टी वाले एरिया को पूरा चपटा बना दिया है। जहाँ पर पहले बिल्डिंग्स या इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े थे सब बिल्कुल प्लेन हो चुका है, जिस वजह से जो पैलेस्टीनियंस के लिए ये रेफ्यूजी एजेंसी बनाई गई है, इसने ये बोला है कि गाजा पट्टी में जो लोग रह रहे हैं वो कितनी बुरी तरीके से रह रहे हैं। जो बिल्डिंग्स बॉम्ब गिरने पर टूट गई हैं, उन बिल्डिंग्स के अंदर में लोग रह रहे हैं, कूड़ा करकट जमा हुआ है आसपास, वहीं पर जैसे तैसे रह रहे हैं। UNRWA का कहना यह है कि यहाँ पे कोई साफ़ सफाई नहीं, कोई खाने पीने की चीज़ नहीं, और ना ही कोई फूड अवेलेबल है। लोग जो है बिल्डिंग्स में, वही टूटी फूटी बिल्डिंग्स में जैसे तैसे रह रहे हैं, जहाँ पे भी उन्हें खाली जगह मिल रही है वहाँ पे बैठ जा रहे हैं, वहाँ पे रुक जा रहे हैं। अपने एरिया को बस खाली पतली पतली चादरों से कवर कर लिया, उसको घेर लिया। ना ही कोई वॉल है, ना कुछ है, ना ही कोई प्रॉपर बाथरूम वगैरह भी आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। जो लोग हैं जहाँ पर भी जगह मिल रही है वहाँ पर जाकर अपने आप को अलगा कर रहे हैं। वो चीज़ें UNRWA ने मेंशन की है, तो वो इन्होंने बताया। अब दोस्तों ये एग्ज़ाम के लिए न्यूज़ हो गया, लेकिन न्यूज़ के साथ साथ यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। आखिरकार UNRWA है क्या? ज़्यादा चर्चाओं में नहीं रहती है, बहुत कम आती है, तो ऑब्वियस सी बात है रेलिवेंसी इसकी बढ़ जाएगी। तो नाम से पता चल चुका है, एक रेफ्यूजी एजेंसी है जो कि बेसिकली पैलेस्टीनियंस के लिए काम करती है ना। इसको बनाया गया था 1949 में, ताकि जो 7 लाख पैलेस्टीनियंस थे जिनको ज़बरदस्ती अपना घर वगैरह छोड़कर निकलना पड़ा था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्योंकि 1948 में आपको पता है अरब इजरायली वॉर हुआ, कई सारे अरब कंट्रीज़ ने मिलकर इजराइल पे हमला किया, लेकिन उसके रिटेलिएशन में इजराइल ने सभी के ऊपर हमला किया और इजराइल इस वॉर को जीता। कई बार कई सारी कंट्रीज साथ में मिलकर इजराइल पर अटैक करने की कोशिश की है, बट हर बार दोस्तों इजराइल की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि वो हर बार जीतता हुआ आया है, और हर बार जीतने के बाद उसने कहीं ना कहीं किसी ना किसी देश की टेरिटरी कब्जाई है, अपने एरिया को उसने एक्सपांड किया है, बीच में कई सारी टेरिटरीज को वापस से लौटाया भी है। तो वही यहाँ पर बोला गया, जो ये वॉर हुआ उस दौरान कई सारे लाखों पैलेस्टीनियंस इधर से उधर हो गए, उनको अपना घर छोड़कर इधर उधर रहना पड़ा, ठीक है। तो ये जो यूनाइटेड नेशन एजेंसी है वो उन्हीं लोगों को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई थी, यानी पैलेस्टीनियंस के लिए सपोर्ट में बनाई गई थी। अब बात यह है यूएन का काम वाला रीजन कौन सा है, तो यूएन की जो एजेंसी है ये वाली UNRWA, ये गाजा पट्टी के साथ साथ इसके आसपास जो देश हैं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, है ना, यहीं आप देख पाओगे, ये रहा जॉर्डन, ये रहा सीरिया, ये रहा लेबनान। तो इन सब कंट्रीज़ में भी पैलेस्टीनियंस रह रहे हैं कहीं ना कहीं काफ़ी सारे एरियाज़ में, तो उन सबको शरण देना, है ना, उसके अलावा उनकी प्रोटेक्शन को लेकर काम करना, इस तरीके से यहाँ पर इस रेफ्यूजी एजेंसी को बनाया गया, ठीक है। फंडिंग की बात करेंगे तो दोस्तों UNRWA को जो फंडिंग वगैरह मिलती है वो वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन से मिलती है। कई सारी जो कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर फंडिंग दे देती हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप ये देखिए अब मैं क्या बोलूँ यार, देखो यहाँ पे US का नाम है, अब क्या ही सोचा जाए और क्या ही बोला जाए, मतलब क्या कर रहा है US, पता नहीं कहाँ से नाम आ गया।
कहोगे ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? एक तरफ यहाँ पर इजराइल को फंडिंग मिल रही है। इजराइल को माना जाता है वो यूएस का 51वां स्टेट है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो 50 स्टेट से मिलकर बना हुआ है। तो सोचते हैं 51वां स्टेट इजराइल है, इजराइल के पूरे सपोर्ट में रहता है, फंडिंग करता है, हथियार देता है अमेरिका। दूसरी तरफ यहाँ पर इस एजेंसी को फंड भी यूएस ही कर रहा है। वाह, चलिए जो भी है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि इस बॉडी को, इस पैलेस्टीनियन एजेंसी को यहाँ पर जो है यूनाइटेड नेशन की साइड से कुछ सब्सिडी वगैरह भी मिलती है, लिमिटेड सब्सिडीज़ वगैरह मिलती हैं, जिसका ये सब यूज़ करते हैं। तो उस तरीके से यहाँ पे जो फंड वगैरह वो इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, अब बात आती है परफॉर्मेंस की। तो UNRWA का जो परफॉर्मेंस है, अगर आप देखेंगे तो आज के समय पर अराउंड 5.9 मिलियन जो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज़ आपको देखने को मिलेंगे। इनमें से ज़्यादातर यहाँ पर कह सकते हैं कि वो इस एजेंसी के सर्विस के अंडर में आते हैं, या इसकी जो फैसिलिटीज़ उसके अंडर में आते हैं। गाज़ा पट्टी में 1 मिलियन से ज़्यादा लोग UNRWA के जो स्कूल्स या दूसरे फैसिलिटीज़ है वहाँ पर शरण ले चुके हैं। तो ये जो पैलेस्टीनियंस जिनका घर छूट गया है, इधर उधर भटक रहे हैं, उनको शरण देने का काम करती है ये पर्टिकुलर बॉडी। क्लियर हो गया? चलिए आगे आते हैं। तो दोस्तों आज के हमारे न्यूज़पेपर सेशन में बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। 1-2 आर्टिकल्स हैं, रिपीटेड हैं, क्या जीका वायरस वगैरह है ना, तो उसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। कोई बात नहीं, PPTs में मेंशन कर दिया है, चाहो तो आप रीड कर लेना, अदरवाइज़ कल फिर से डिस्कस कर लेंगे। कल अगर आप रीड नहीं करते हैं तो मैं कल आर्टिकल पढ़ा दूंगा, क्योंकि वो PPT में लगा हुआ है। जीका वायरस है, निपा वायरस है, अब वो चीज़ें हमने ऑलरेडी यार पढ़ रखी हैं, है ना, और अक्सर न्यूज़ में आती रहती हैं। ऐसा नहीं न्यूज़ में नहीं आएगा, न्यूज़ में आता रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, कल मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा, तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा। बाकी आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये है कि HbA1c जो टेस्टिंग है, ये हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिली है, ये टेस्टिंग किस चीज़ से एसोसिएटेड है? तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ पर HbA1c जो है, ये टेस्टिंग से दोस्तों डायबिटीज़ को मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, डायबिटीज़ को डायग्नोस किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। क्लियर? चलिए, तो हमारा जो ब्लड शुगर लेवल्स होते हैं ना, उसी को मॉनिटर करने के लिए इस वाली टेस्टिंग को किया जाता है। बाकी आज कोई भी क्वेश्चन नहीं है, कल से वापस से ही आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, मतलब जो आपका मॉर्निंग वाला वीडियो है वो उसमें आपके प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन रहेंगे, फिर द हिंदू वाला जो वीडियो है उसमें भर भर के मेंस के क्वेश्चन मिलेंगे। तो जैसा अपना नॉर्मल रूटीन चल रहा था वैसा रूटीन कल से चलना शुरू हो जाएगा। बाकी साउंड वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं, आप लोग मुझे बता देना, क्योंकि पिछले 3 से 4 दिनों में बहुत सारे कमेंट्स आए, सर साउंड को पहले जैसा करो, साउंड को पहले जैसा करो। यार सॉफ्टवेयर का दिक्कत है, वो सॉफ्टवेयर चेंज होने की वजह से प्रॉब्लम्स हुई, क्योंकि पता है आपको वीडियो वरना कट रहा है। अब पता नहीं क्या होगा, क्योंकि मतलब मैं यार इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं इस समय चैनल पर कि सही से सो भी नहीं पा रहा। आज आप देख पाओगे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी, मतलब बॉडी में एनर्जी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं कल रात से जगा हुआ। अभी जो समय हो रहा है ये 9:05 हो रहे हैं। अभी मैं वीडियो को एक्सपोर्ट करूँगा, फिर उसके बाद मैं इसको अपलोड करूँगा, तो अभी घंटा भर लग जाएगा मुझे। लेकिन मैं कल रात से यार लगभग कह सकते हैं कल शाम 7 बजे से मैं सोया नहीं हूँ, मतलब जगा हुआ हूँ, आँखें खुली हुई हैं बिल्कुल। तो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर यार कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, मतलब कि हो क्या रहा है ना, पिछले कुछ समय कभी कोई सॉफ्टवेयर का इशू हो गया, कभी कुछ हो गया, तो उन सब चीज़ों को मैं रिजॉल्व करने में लगा हुआ हूँ। अभी साउंड की दिक्कत थी यार, मैंने कई सारे सॉफ्टवेयर बदलने की कोशिश की, कुछ रिकॉर्डर्स को चेंज करने की कोशिश की, है ना, कुछ चीज़ मैंने परचेज़ भी की इस चक्कर में, ऑनलाइन यहाँ पर कुछ सॉफ्टवेयर्स को परचेज़ किया, बट कोई ज़्यादा तोड़ निकला नहीं। बाकी देखता हूँ अभी यहाँ पे साउंड कैसा आ रहा है, पहले की तरह आ रहा है नहीं आ रहा है ना, क्योंकि मेरा ही मेन पर्पज़ यही है कि यार आप लोगों को बिल्कुल परेशानी ना हो, जैसा आप चाह रहे हो, जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो उसी बेसिस पे आपको कंटेंट को प्रोवाइड करवाया जाए। खैर, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।